नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 4A, पार्ट 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पार्ट 4A का एक रिवीजन करेंगे फटाफट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51। स्टार्टिंग ऑफ पार्ट 4A की स्टार्टिंग देखो, 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी ठोकी, तब इसके ये ज़्यादा इफेक्टिव आया। कब? 25 जून 1975 को। आर्टिकल 352 ये क्या है भैया? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन सी आर्टिकल, ये आगे पढ़ेंगे, वैसे रिवीजन करेंगे, लेकिन पढ़ तो चुके हैं। हर एक आर्टिकल का आप लोगों की आइडिया होना चाहिए कि हाँ अभी तक हमने एक बार रिवाइज कर लिया, अब बस एक रिवीजन के तौर पे कोई एक वीडियो हर एक पार्ट के हम अलग अलग देख ले, तो मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हमारी कौन सी आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352 में। अब इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है। एक लगी 1975 में, इंदिरा गांधी ने ठोक दी, और फिर भैया एक 62 की लड़ाई में, इंडो जो चाइना वॉर हुई तब, और एक 71 की लड़ाई में इंडिया और पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई, तो 3 बार इमरजेंसी हमारे देश में लग चुकी है। ड्यूरिंग इमरजेंसी मेजर चेंज हुए हैं, और इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें तो भैया काफ़ी दे धड़ाधड़ चेंज हुए थे। सरदार श्रवण सिंह जो कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन किया, क्या भैया, वो हम आगे देखेंगे। इसके बारे में रिकमेंड किया आर्टिकल 51A, और इस ये लेके आए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आप कहोगे ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, ये है क्या? ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये जो अमेंडमेंट आया था ना, ये बहुत सारी चेंज लेके आया, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये इसलिए हुआ था, ये ज़्यादा तो इसलिए इसको लेके आया गया, इसमें बदलाव इसलिए हो क्योंकि इमरजेंसी ठोक दी थी ना इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने अपनी पार्टी, अपोजिशन के तो बंदे को जेल में डाला ही डाला ठीक है, अपने बंदों को भी डाल दिया था। तो उस टाइम पे बहुत, उसकी हिस्ट्री अलग है, हम यहाँ थोड़ी डिस्कस करेंगे यार, जितनी मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, और बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। कितने काले राज खुलेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, पार्ट 4A की, तो वो हम यहाँ, तो उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। बाय दिस एक्ट क्या हुआ था? पार्ट 4A वॉज एडिड, ठीक है। इस अमेंडमेंट एक्ट जो श्रवण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946, और इसमें पार्ट 4 को ऐड किया गया था इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में। ओनली हैव 1 आर्टिकल, और इस पार्ट 4 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, और हैव 10 फंडामेंटल ड्यूटी। मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारा जो पार्ट जो 4A है वो है क्या? अरे भैया ये तो नहीं बताया हम तुमको। ये जो पार्ट 4A है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सॉरी गाइस, नहीं बता पाया मैं, बस लिखा भी नहीं था ना, कोई बात नहीं। पार्ट 4A क्या है भैया? इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया, और पार्ट 4A में एक ही आर्टिकल है 51A, और इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। लेकिन बाद में आफ्टर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 1 फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडिड, एक और ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। करंट में हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ए से लेके के तक। मतलब मोटी मोटी बात, पार्ट 4A ये श्रवण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में के अंडर में इसको लेके आया गया, और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। और जब इसमें ये पार्ट 4A लेके आया गया, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की कि भैया ये ड्यूटीज़ जो हर एक नागरिक को निभानी चाहिए देश के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए उनको काम करना चाहिए, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ये बात कर रहा है आर्टिकल 4A पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। और इसमें स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर एक ड्यूटी ऐड की गई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर में, और आज के टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ए से लेके के तक। अब भाई साहब आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी में ये सारी आपके सामने ड्यूटी लिखी हुई है, ए से लेके के तक। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है इनको, तो आप पढ़ सकते हो कहीं और से, मैंने नहीं बताया। यहाँ पे रिवीजन है, रिवीजन में मैं कितना बता दूंगा यार, वीडियो कितनी लंबी बना दूंगा। मैं कहता हूँ अगर जो UPSC वाले सही से जो टीचर है ना,
वो भाई साहब जो पॉलिटी पढ़ाते हैं तो एक आर्टिकल को इतना एक आर्टिकल के ऊपर 1-2 घंटा लगा देते हैं पढ़ाने में। इतनी सारी बातें अगर वाइडली देखा जाए, कनेक्ट किया जाए स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जब से कोई उस आर्टिकल से लेके क्या क्या प्रावधान हुए, क्या क्या बदलाव हुए, किसके ऊपर कौन से आर्टिकल के ऊपर उसका इफेक्ट आया, वो सारी चीज़ें देखा जाए तो 1-2 घंटे क्लास हो जाती है। मैंने देखी हैं 1-2 टीचर की। लेकिन हम तो रिवीजन कर रहे हैं, हम तो एसएससी सीजीएल वाले हैं भाई, इतना तो पता हो कि हाँ ये चीज़ें हैं। अब देखो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटी। पहले तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, फंडामेंटल ड्यूटी हर एक नागरिक की जो बेसिक ड्यूटी हैं देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, वो इन सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, कॉन्स्टिट्यूशन का भैया, और इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यहाँ पे बोला गया हर एक नागरिक को नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अपनी एड शेयर कर रहा हूँ, इन सब के ऊपर भैया विश्वास करके, इनकी इज्जत करके काम करना चाहिए। वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। अब भैया यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इनको तो एक साइड में कर रहे हो, जैसे मुस्लिम्स में ज़्यादा करते हैं। अगर आप देखोगे एक धर्म का जो तबका है, मैं सीधा ही बोलूँगा, मैं नहीं हिचकिचा रहा, का कोई भाई अगर देखेगा भी तो सोचेगा यार आप मेरी कम्युनिटी को क्यों टारगेट करो। मैं तो कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, आपके लोग यहाँ पे हैं तो आप नहीं होगे, और सब नहीं हैं, कुछ हैं ऐसा एक तबका जो अगर आप देखो कभी पाकिस्तान का झंडा उठा लेते हैं, कभी बांग्लादेश का उठा लेते हैं, स्लोगन मारते हैं कुछ ना कुछ उल्टे सीधे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वो वाली एक्टिविटी, भारत का झंडा जलाते हैं, जैसे आजकल खालिस्तानी देख लो, तो वो सारी एक्टिविटी ना हो। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर बोला गया है, वो सारे काम ना हो। अपने देश के झंडे का आदर करें, नेशनल एंथम का आदर करें। खड़े नहीं होते मुसलमान भाई साहब नेशनल एंथम स्टार्ट होगा जब, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं पहली फंडामेंटल ड्यूटी में। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल और फॉर फ्रीडम। जो हमारे जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जिनका भी जिन सब का योगदान रहा, उन लोगों को मान आदर, उनको अवार्ड दिए जाएं, ठीक है। उनका मतलब अवार्ड छोड़ो, नोबल आइडियल, जो मतलब हमारे अवार्ड में गलत बोल गया, जो नोबल आइडियल हैं हमारे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उनकी इज्जत करें, ठीक है। उनका मान सम्मान करें, उनके आइडियोलॉजी, उनसे इंस्पिरेशन लें। ऐसा नहीं है उनको आप कुछ गलत बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें। टू अपहोल्ड एंड द प्रोटेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की यूनिटी, सोवरेनिटी, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं है भैया, वो अभी देखा होगा आपने, अगर कौन सा एक बांग्लादेश से एक जेल से टेररिस्ट अलग हो गया, और साउथ में भी काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जो अलग अलग टुकड़े, मतलब बात करते हैं कि हमारा अलग स्टेट हो, हमारी अलग कंट्री हो। जैसे जम्मू में बात कर, कश्मीर में बात करते थे ना उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कि हमें भैया आज़ादी दे दो, हम हमारा एक अलग से देश बनाएंगे। तो इस तरह की ये बातें ना हों। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। भाई अगर जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है, जब नेशनल सर्विस की बात आए तो भैया, या इमरजेंसी में कोई लड़ाई होगी किसी देश के साथ, तो देश का मतलब ऐसा ना हो कि आप देश विरुद्ध एक्टिविटियों में काम कर रहे हो लड़ाई के टाइम पे भी, और ऐसा ना करें। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। भाई जो नेशनल हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी कह रहा हूँ, सर्विसेज जो हैं वो हम निभाएं बखूबी। ऐसा नहीं है लड़ाई देश की किसी के साथ में, दूसरी कंट्री के साथ में लड़ाई हो रही है और हम नेशनल एंटी जो एक्टिविटी हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीच में से पीछे से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, या कुछ और उनको देश को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वैसी चीज़ें ना हो। टू प्रमोट हारमनी, शांति, स्पिरिट एंड कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भावना है वो रख के काम करे हर एक नागरिक। एंड रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजन और जो सेक्शनल डाइवर्सिटी है उनको सबको, मतलब धर्म में भी भेदभाव ना करे कि भाई धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, रीजनल जो लड़ाई झगड़े हैं वो चल रहे हैं। तो इस तरह की ना चीज़ें हों, शांति से काम रहे, सारे सेक्शन बराबर रहें, फले फूलें। और टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारे कल्चर की जो पार्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट जो जगहें हैं, जो चीज़ें हैं, मंदिर हैं, जो भी हैं, जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनका आदर मान सम्मान करते हुए, उनको तोड़े फोड़े नहीं। एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव फॉरेस्ट, लेक, जो हमारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब जो हमारे लेक हैं, रिवर हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और जो क्या बोलते फॉरेस्ट हो गए, और जितने भी जो चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेके जिनको हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उनको भी ध्यान में रख के काम करें, उनका भी ध्यान रखें। जो हमारे अलग अलग प्रजाति के पक्षी, जान, एनिमल्स जितने भी हैं उन सब का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को हार्म करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वालिटी एंड रिफॉर्म्स। साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, देश को तरक्की की राह पे लेके जाने वाली चीज़ें करें, पढ़ाई करें, स्किल्स लें, और देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, ये सारी चीज़ें। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचाएं, ठीक है, वॉयलेंस ना करें, ये सारी चीज़ें। टू स्ट्रीव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन। देश में भैया क्या बोलते हैं, हर एक इंडिविजुअल का ये काम है कि वो देश की डेवलपमेंट में काम करे। ऐसा ना हो कि भाई देश को बर्बाद करने में काम करता रहे। कॉन्स्टेंटली राइज द हायर लेवल एंड एंड्योर द अचीवमेंट। और हु इज़ द क्या पेरेंट, हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। हर एक माता पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड करें, और ये तो हमारा फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक को कंपलसरी है एजुकेशन भैया। और लेकिन माँ बाप, ये तो स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट में डाल दिया, सॉरी अपनी गवर्नमेंट ने, चाहे सेंटर कह लो स्टेट कह लो वट एवर, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया ये तो। लेकिन माँ बाप का भी तो फ़र्ज़ है ना, ये तो हम फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हर एक नागरिक की ड्यूटी, तो माँ बाप का भी फ़र्ज़ है अपने बच्चों को स्कूल में लेके जाएं, उनको पढ़ाएं, उनकी एक बेसिक जो एजुकेशन है वो उनको मिले। 6 से लेकर 14 साल तक तो फ्री है। तो ये सारे काम हर एक नागरिक करे। फंडामेंटल ड्यूटी अप्लीकेबल ऑन सिटीजन। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है, सिटीजन्स के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नॉन एनफोर्सेबल है। ऐसा नहीं है कि भैया इनको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो आपका कोई डिपार्टमेंट का या पुलिस आके या कोई भी आके बोले कि भैया ये काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है, ठीक है। लेकिन यह ड्यूटी बोला गया है कि भैया आप, जैसे अगर माँ बाप बोलते हैं ना घर में कि आप लोगों को ये अच्छे अच्छे काम करने हैं, आप लोगों की ड्यूटी है, आप घर में ये काम करोगे तो आप ठीक रहोगे। तो वैसे ही सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अगर हर एक देश के नागरिक को आप ये काम करोगे तो हमारे देश अच्छे से, हमारा जो देश है वो अच्छे से ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगी, लोगों में शांति, सुख, समृद्धि सारी आएगी, ठीक है। अगर फॉलो ना करें तो कोई फ़ाइन या पेनल्टी नहीं लगता है। अगर कोई, ज़्यादातर तो मुस्लिम्स में ही होता है, अगर ये लोग फॉलो भी ना करें तो ऐसा नहीं है इनके ऊपर कोई पेनल्टी या फ़ाइन लगता है ना जी, कुछ नहीं लगता। ज़्यादा यूपी पुलिस में क्या है, यूपी में अगर कोई ज़्यादा झंडे वंडे फहराता तो धर लिया जाता, 2000 पिछवाड़े पे मार के डंडे भगा दिया जाता है। इनको फॉलो करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इन लूप होल को भी ओवरकम किया जा सकता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, इनको फॉलो करो ना करो कोई पेनल्टी, कोई ऐसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया है कि ये जो लूप होल है ना, इनको भी ओवरकम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो कंटिन्यू तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भाई साहब धर लिया जाएगा आपको। अगर आप ये इनमें से मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो, एंटी कर रहे हो, तो आपको धर लिया जाएगा, कभी आप सियाने बन रहे हो। और यूपी में तो ज़्यादा ये जो फंडामेंटल ड्यूटी में ए और जी और आई और के है ना, ये किसी ना किसी लेजिस्लेशन के थ्रू ये एनफोर्स हो ही रही हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, इनको और डिटेल में पढ़ने की और समझने की कोशिश करोगे ना कि ये बातें, मैंने तो फिलहाल एक रिवीजन कराया है, मोटा मोटा आपको आर्टिकल दिखा दिया, बता दिया बेसिक ऊपर का। लेकिन अगर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, दूसरे आर्टिकल से रिलेट करके पढ़ोगे ये बातों को, तो आप पाओगे कि दूसरे आर्टिकल्स में या अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें इन बातों का कहीं ना कहीं जिक्र है, रिलेट है वहाँ से, और कनेक्ट है। तो मतलब क्या है, सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब जैसे कि ये कुछ केस हैं, वैसे बताऊं या नहीं बताऊं, एनवायरनमेंट को लेके था ना ये, एक तो नेशनल एंथम को लेके था और एक एनवायरनमेंट को लेके भी था यार केस, मैं भूल गया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आगे, मे बी नोट्स में हो। ये क्या है भाई, बाइजो एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बंदा था और ये स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे क्या है, नेशनल एंथम का केस था, आर्टिकल 51A है, आपकी ड्यूटी है रिस्पेक्ट करें। अब यहाँ पे इस बंदे ने, पता नहीं इसने नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं है क्या बोला गया, देखते हैं एक बार पढ़ लेते हैं,
मैंने नोट्स तो बना लिया, तो उस टाइम पे पढ़ा होगा, अभी थोड़ी नहीं याद रहता है यार, या अभी थोड़ी नोट्स बनाए हैं, कम से कम 2-3 महीने हो गए होंगे यार। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेशनल एंथम, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसरिस्पेक्ट से बचाने के लिए पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब यहाँ पे इस केस से आप रिलेट समझ सकते हो कि भैया इस केस में ये हुआ होगा कि एक बंदे ने नेशनल एंथम के टाइम पे खड़ा नहीं हुआ होगा और उन्होंने केस वेस ठोक दिया होगा किसी ने, तो उस चीज़ को लेके ये केस था कि भैया ये ड्यूटी है इसमें। फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला होगा कि भैया ये तो ड्यूटी है, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करें। और इस चीज़ को लेके फिर ये एक एक्ट लेके आया गया कि भैया अपने नेशनल एंथम और फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसरिस्पेक्ट से बचाने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ बना दिया। लॉ था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये सीधे ये यूपीएससी लेवल की हो जाती हैं बातें, वो रिलेट करके पढ़ते हैं कि अगर ऐसा अगर कोई बंदा करता है तो उसके लिए कुछ है या नहीं है, कोई एक्ट बना या नहीं बना। तो ये देखो ये बातें आती हैं निकल। तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से आर्टिकल देख लिया, आर्टिकल का किस से रिलेटेड है, किस मैटर से रिलेटेड है वो पढ़ लिया, कौन से पार्ट में आता है, बस हमारा तो यहीं तक काम चल जाता है सीजीएल वालों का। और क्या आता है, इतनी से ज़्यादा थोड़ी ना आता है यार। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया केस था, एक्ट नहीं था, केस था 1983 में। इसमें क्या हुआ, राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए भाई। ये हमारा अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट में कहीं ना कहीं ये बात मेंशन हो जाती है कि हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट। और फंडामेंटल ड्यूटी में भी आपने अभी देखा होगा, मैंने आपको जब ये आर्टिकल 551AG बताया उसमें बताया कि भाई एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जो लोग उसमें रहें। अब यहाँ पे तो भैया पोल्यूशन हो गया पूरे देश में, आज देखोगे तो भाई कितना पोल्यूशन है। तो मैं जाऊँ कोर्ट में तो कोर्ट बोलेगा भाई सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार कहाँ ध्यान दे रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इसको फुलफिल करने में हेल्प करता है क्या, आर्टिकल 51 है। उसमें क्या बोला गया, प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए एनवायरनमेंट को, जो फॉरेस्ट जंगल पेड़ वेड़ ना काटे जाएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई। लेकिन ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है ना। अब ड्यूटी तो ठीक है, अब इसको लेके भी क्या बोला गया, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए फिर एक्ट लेके आए गए। एक्ट क्या लेके आए गए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब भैया वाइल्ड लाइफ में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ काट बगाए और भैया कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं धर लिया जाएगा तुमको। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाए गए, ताकि एक्ट बनाए गए नहीं बनाया गया ताकि भाई फॉरेस्ट को बचाया जाए, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले लोगों को, पोल्यूशन थोड़ा कम हो। पौधे काट जगह भगाओगे और इंडस्ट्री लगा दोगे तो पोल्यूशन ही होगा भाई। तो मोटी मोटी बात कहने की ये क्या है, इस केस को चीज़ में देखते हुए जब ये 51 में जी जो पार्ट है ये एक्टिव इसको फुलफ़िल करता है। ये इस केस में जो बातें बोली गई कि भैया ठीक है, इसको फुलफ़िल कौन करता है, इस केस में जो ये बंदा बोल रहा है कि भैया मेरे को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दो ना, अब मेरे से टैक्स ले रहे हो, कुछ भी नहीं, इतना पोल्यूशन में वैसे बीमार हो रहा हूँ, तो इसको फुलफ़िल करता है। लेकिन इसमें भी ये क्या है, ये एनफोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन क्या है फिर उसके अलावा पार्लियामेंट ने क्या किया, एक्ट बना दिए ताकि पेड़ वेड़ कम काटे जाएँ, फॉरेस्ट को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है एक्ट बना के। अब 86 अमेंडमेंट एक्ट, मेजर चेंज हुए इसमें भी। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 41A इंट्रोड्यूस किया गया फंडामेंटल राइट में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा 4 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन है वो फ्री की जाए। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं भाई साहब। 86 अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट में ये उधर फंडामेंटल राइट बन गया क्या, हमारा आर्टिकल 21A में क्या बन गया, जो ये कंपलसरी एजुकेशन है 6 से लेकर 14 तक, ये राइट बन गया हमारा फंडामेंटल राइट। भाई मिले ही मिलेगी, ऐसे किसी बच्चे को, चाहे वो अलग बात है गवर्नमेंट में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी, दी जाएगी, फ्री दी जाएगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें। और 46 अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि स्टेट के साथ साथ माता पिता का भी ड्यूटी भी बना दी, फंडामेंटल राइट भी बना दिया, राइट बना दिया बच्चों के लिए। भाई उस बच्चे का राइट है, वो 6 से लेकर 14 साल तक उसको एजुकेशन फ्री मिलेगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसी अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी में ये बता दिया कि माता पिता की भी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, आर्टिकल 51A की, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने ये जो पार्ट 4A है इसका एक बेसिक सा रिवीजन करवा दिया होगा ठीक ठाक, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने अपना जो भी नोट्स बना रखे थे उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।